बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया हुआ है। अब काफ़ी जो है आपको लगा होगा कि गर्मी की शिद्दत में जो है वो काफ़ी कमी आ चुकी हुई है। तो लिहाजा सेहत की हमेशा बात करती हूँ कि अच्छी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे कि आज जो है इंटरनेशनल टूरिज़म डे मनाया जा रहा है। और टूरिज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो जनाब आपको पता है कि ये एक अवेयरनेस है एक्सप्लोर करने के लिए। एक आपको पता चलता है जब आप कहीं पे घूमने फिरने जाते हैं, आप नेचर को देखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इसके साथ साथ सेहत को कितना फ़रोग मिलता है। मतलब हम अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर माशाल्लाह हमेशा बात करते हैं कि अल्लाह ताला क्या हमारे पास ना ये तोहफ़ा है। बहुत नेमतें हैं हमारे पास, मौसम बहुत अच्छे हैं। फिर अगर हम जगह देखें, अभी तो हम यूँ समझें कि हम बात करते हैं कि बाहर के ममालिक को जाकर देखें, वहाँ कितनी खूबसूरती है। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान को देखें तो आपको आइडिया होगा कि कितनी खूबसूरत जगह हैं। कभी हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आप बिल्कुल नेचर के करीब हो जाते हैं। ठंडी हवा, साफ़ शफाफ, घूमने फिरने का मज़ा आता है। और समटाइम्स तो ये भी होता है कि आपको जो है दिल भी नहीं करता कि वहाँ से वापस आएँ। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ ये होता है कि चलें एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें। वो कुछ टाइम के लिए तो आपका दिल बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहाँ आपने वापस आना ही होता है। लिहाजा आप घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। ये चीज़ें आपको ज़्यादा आपके नॉलेज में इजाफा करती हैं। और इसके साथ साथ आपके मुल्क की मईशत भी जो है वो भी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो हमारी जो जगह हैं, वैसे हुकूमत की तरफ से भी इस पर तवज्जो होनी चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत जगह हैं। अगर उनका ख्याल रखा जाए, तारीखी जगह बहुत ज़्यादा है, अगर उनको भी हम महफूज कर लें। वैसे बदकिस्मती है, हमारी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको जो है महफूज नहीं किया गया। इदारों ने भी उस तरीके से जो है वो अपना काम नहीं किया। अगर वो करें तो आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि बाहर के ममालिक जाएं, वहाँ घूमें फिरें, वहाँ को एक्सप्लोर करें, तो दुनिया हमारे पास आएगी, हमारे मुल्क को देखेगी। और बहुत सारी ऐसी हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्रीज़ हमारे मुल्क पे बनी हुई हैं और कितना खूबसूरत और सराहा गया है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर बहुत सारी जगहों को अगर हम महफूज कर लें और उनको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी हमारा मुल्क भी तरक्की की तरफ जा सकता है। और स्पेशली जो हमारी जिम्मेदारी है, जब भी हम बाहर घूमने फिरने जाएं तो स्पेशली आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि जहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं बड़ी खूबसूरत जगह होती हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जगह जो है बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर ही हम खा पी रहे होते हैं, गंद फैला रहे होते हैं, रैपर्स वहीं फेंक देते हैं। तो इन चीज़ों से भी ज़रा परहेज़ करना चाहिए। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो अपने इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ रखें। और इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी इफ्तिखार वली साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं नादिर मजहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में। अच्छा, नादिर ने क्योंकि हमें ज्वाइन किया है रोही को, अभी इनका फर्स्ट शो है हमारे साथ मॉर्निंग शो में, तो इनकी भीड़ से रिलेटेड इनसे बात होगी, इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि रोही को ज्वाइन करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ ही सर से जानेंगे सर की एक्टिविटीज़ के हवाले से, इदारे के हवाले से, टैक्स पे भी बात होगी। आपको पता है टैक्सों की जिस तरह भरमार है और तमाम लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं टैक्स के हवाले से। तो सर से आज जो है ना इस पर भी बात करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो सर मौजूद हैं, सर उनका बेहतर जवाब देंगे। सर क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, फ़ाइन। और शुक्रिया आपने दावत दी और हमें मौका मिला के चले हम डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है अब तक की उसको हम आवाम के सामने रखें और जो कोई नए स्टेप्स लिए गए हैं आवाम की फैसिलिटी के लिए उसको बयान कर सकें, ताकि जो स्टेप्स हैं लिए गए हैं वो आवाम तक पहुँचे भी कि भाई क्या चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट कर रहा है। तो अभी रिसेंटली जो है वो 2-3 चीज़ें हैं जो हमने की हैं या जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं अभी। एक तो ये है कि अभी हमारा जो रिबेट पीरियड होता है जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है हमारा, जो हमारा पूरे शहरी इलाकों में जो टैक्स होता है उसकी जो है रिबेट 10% के करीब मिलता है। टोटल जो अमाउंट है उसका 10% लेस देना होता है आपने।
अगर आप 30 सितंबर से पहले पहले पेमेंट कर दें पूरे साल की, तो आपको 10% का रिबेट मिल जाता है। सही। तो ये जो जैसे महंगाई चल रही है, एक्सपेल चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, कुछ साल से, तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा है कि जिस ताजर का 1 लाख या 2 लाख रुपया टैक्स है, तो उसको डेफिनेटली 20-25 हज़ार रुपये का रिबेट मिल जाता है। तो ये काफ़ी हैंडसम अमाउंट है। तो मेरे ख्याल में ये एक तो हमारी तरफ से ये आवाम के लिए एक चीज़ है कि हम कहेंगे या हम एडवाइस करेंगे कि प्लीज़ आप अर्ली रश करें, ताकि लेटर डेट में फिर होता है सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, या वैसे भी एक छुट्टी आ रही है, तो उस हवाले से हम चाहेंगे कि आवाम जल्दी अभी आज या कल 1-2 दिन है, तो उसमें जिन लोगों ने अभी तक जमा नहीं करवाया वो जमा करवा दें, और जिन लोगों को अभी तक नोटिस नहीं मिला, ये भी हो सकता है, हाँ, या मिला है तो कहीं इधर उधर हो गया है, गुम हो गया है, तो वो लोग भी दफ्तर से या अपने जो इंचार्ज हैं उस इलाके के ऑफिसर, उनसे रब्ता करके सही वो टैक्स बनवा सकते हैं। सही। अच्छा सर, जाहिर सी बात है कि इस टाइम जिस तरह टैक्स की भरमार है, तो आपका एक टारगेट आप उस तक जो है उसको अचीव करने में किस हद तक कामयाब हुआ? जी, क्योंकि हमारा टैक्स फाइनेंशियल ईयर होता है, जो पिछला साल क्लोज हुआ था जून के ऊपर, तो वी वर अराउंड 199.5% पे थे हम। तो अच्छा है, डिस्पाइट मतलब हमें पता है कि वहाँ के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, महंगाई का है, उसके बावजूद काफ़ी अच्छी कलेक्शन हुई। तो गवर्नमेंट ने हमें अप्रिशिएट भी किया। हमने भी लोगों के साथ उस तरह का ट्रीट नहीं किया, एक जेंटल वे से बिहेव किया है। अगर किसी का कोई मसला है, सुन लिया है, कुछ ने डेफर्ड पेमेंट का कहा है, तो हमने वो भी एडमिट किया है। बट क्योंकि उसके साथ होता यह है कि एक सरचार्ज लग जाता है, फिर वहाँ के लिए और मुश्किलात बढ़ती हैं। जो ही लेट होंगी, बाद हमारी तरफ से कुछ न मिल जाता है, बट नेक्स्ट मंथ जो है वो फिर वो टैक्स बढ़ के चला जाता है। तो इसलिए ये आवाम के लिए ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये शऊर हो कि जितना अर्ली जमा करवाएंगे उतनी कम पेमेंट होगी, जितना लेट करेंगे उतनी पेमेंट्स बढ़ती जाएंगी। सही। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, नादिर आपने ज्वाइन किया रोही को, तो सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस जानते हैं ना, फिर हम बीट की तरफ आते हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी पर्सन कि मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुका हूँ। तो अभी एक्सपीरियंस मेरा अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो मेरे कोलीग्स हैं, स्टाफ है, हमारे सीनियर, सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, और एक ऐसे फैमिली जैसा माहौल मुझे यहाँ मिल रहा है। सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, और इसके साथ साथ जैसे सीनियर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप हो चुकी है, और आप सब ने मिलकर मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज देखने में आ रहा है कि वाकई अब जो मेरा जर्नी है जर्नलिज्म की वो बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, चले इस खूबसूरत स्टार्ट के साथ। जी चलें, बेस्ट विशेज़ हैं जी आपके लिए बहुत सारी। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपकी बीट से रिलेटेड बात कर लेते हैं ना, कि इस टाइम जो पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से बेवाओं, यतीमों और बेसहारा लोगों के लिए जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आगाज़ किया गया, उस हवाले से बताइएगा। ठीक है। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो नेशन है उनको अवेयर करना चाहिए कि बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मकसद क्या है, वो किस लिए बनाया गया है। पाकिस्तान बैतुल माल जो है 1972 से पहले तो सहाबा कराम के दौर में भी इसका आगाज़ हो चुका था कि गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी एक ख़ास वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता था, जो कि उनको इनकी माली मुआवनत करता था और उनके जो है माशी मसाइल को हल करता था। तो इसी तरह पाकिस्तान में बैतुल माल 1992 में ये मर्ज़ वजूद में आया, जिसके तहत जो है जो माशरा का पिसा हुआ तबका है, जिनका कोई वारिस नहीं होता, कोई उसमें बेवाएँ भी शामिल हैं, उसमें जो बेसहारा लोग हैं जिनके अपने घर नहीं हैं, या जिनको माशरा बिल्कुल धुतकार चुका होता है, उनको ये पाकिस्तान बैतुल माल अपनी पनाह में लेता है। फिर उसमें उनको ना सिर्फ मोबिलाइज करता है, बल्कि उनको वजीफ़े के साथ और हुनरमंद करके किसी माशरे का अच्छा शहरी भी बनाने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। जाहिर सी बात है कि हम बैतुल माल के हवाले से तो लोगों को बहुत ज़्यादा एक तो उम्मीदें भी रहती हैं ना, कि जाहिर सी बात है जो लोग जिस तरह का अभी हम देख रहे हैं मुल्की और सियासी सूरत हाल चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो कोशिश होती है लोगों की कि अच्छा बैतुल माल की तरफ से कोई उनको रिलीफ मिल जाए या कोई आसानी हो जाए। बिल्कुल जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपके सामने ही है कि पाकिस्तान इस वक्त अनडाउटली के माशी बहरान का भी शिकार है, और वो भी काफ़ी पॉलिटिकल इशूज़ हैं। तो पाकिस्तान बैतुल माल उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। औरतों को जो है अपना खुद मुख्तियार बनाने के लिए उनको सिलाई की मशीनें सिखाए जाते हैं, उसमें ब्यूटिशंस के कोर्स सिखाए जाते हैं, और उनको ना सिर्फ कोर्स सिखाए जाते हैं बल्कि फ़नी इदारों में अच्छे जो मेंटोर्स हैं उनकी ज़ेर निगरानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उनको वहाँ पर अच्छा रोज़गार भी पाकिस्तान बैतुल माल की फराहम करना जिम्मेदारी है। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, अगर हम लोग पहले देखा था ना कि चलें वो तो अब देखते हैं कि ख़वातीन के लिए जिस तरह बेनज़ीर का आया, फिर उसके साथ जिस तरह हुकूमत चेंज हुई, उन्हें अपने नाम जो है वो साथ साथ चेंज करते रहे।
अच्छा, उससे बेहतर है कि बाकी औरतों को जो बेसहारा हैं, जो स्पेशली बेवा हैं, उनको स्किल्स की तरफ लाया जाए। बिल्कुल। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कि लोग जो हैं वो काम की तरफ आएंगे, और ये नहीं होगा कि आप बस एक कौम को जो है वो भिखारी बनाने की उसमें चक्कर में आप बस ये देंगे अच्छे 12,000 हो गए, 17,000 हो गए, 20,000 मिल रहे हैं। तो बेहतर है कि वो, तो अच्छा बहुत सारे ऐसे लोगों ने इस पे बात की कि ऐसे लोग जो हैं वो जिस तरह ही फ़ौरन उनको पैसे मिलते हैं तो वो फ़ौरन उन पैसों का जो है इस्तेमाल करके फ़ौरन वो ख़त्म हो जाते हैं। वो तो आप चाहे 1 दिन में या 2 दिन में आप ख़त्म कर जाते हैं, जिस तरह की महंगाई है। जी बिल्कुल, इसमें यस करना चाहूँगा कि बेसिकली इंसान को डिपेंड करना सिखाया गया है हमारे माशरे में। अगर हम लोगों को, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, यकीनन काफ़ी लोग जो है वो डिज़र्व भी करते होंगे इस तरह के वज़ाइफ और इमदाद होते हैं, लेकिन कुछ लोग डिजर्व भी नहीं करते, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो वो उसको प्रोफेशनली जब वो इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनका भी हक मारा जाता है। ये बड़ा वैसे इस हवाले से हमने देखा कि जो मुस्तहिक लोग होते हैं वाकई उन तक वो चीज़ें जो है ना बड़ी कम पहुँच रही होती हैं। या तो कोई इस तरह की NGO या फिर कोई इस तरह अपनी मदद आपके तहत वहाँ पहुँच जाए तो पहुँच जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं होती और वो मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ स्वीट होम्स के हवाले से भी बात करेंगे कि कितने बेसहारा लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। स्वीट्स होम जो है बेसिकली पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से जो प्रोजेक्ट है, मुल्तान, कोटद्दू, लिया, DG खान और मुजफ्फरगढ़ में जो है इसके 5 इदारे काम कर रहे हैं, जिसके तहत जो है बच्चों को जो कि बिल्कुल 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट करके यहाँ पर ना सिर्फ उनकी तालीम और तरबियत बल्कि उनकी रिहाइश, खाना और मैट्रिक तक उनको जो है मुफ्त तालीम दी जाती है। हर शहर में तकरीबन 100 से 150 बच्चा जो है इस वक्त स्वीट्स होम की कफालत में है, उनको तालीम और तरबियत भी जारी है। उसके बाद भी अगर वो चाहें तो मैट्रिक के बाद भी अगर चाहें तो वो कोई भी और कोर्स कर सकते हैं, फ़नी कोर्स। तो स्वीट्स होम बेसिकली यही है कि उनको एक आशियाना फराहम करता है जिसमें एक घर में एक फैमिली का उनको माहौल मिलता है और सब कुछ एक छत के तले उनको दिया जाता है उन बच्चों को। तो खाना पीना वगैरह भी सब चीज़ें जो हैं उनको सहूलतें वहाँ पर पूरी एक घर वाली, एक फैमिली वाली सहूलत है। सही हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ सर बायोमेट्रिक सिस्टम लाया गया, उस हवाले से बताइएगा कितना ये फ़ायदेमंद रहा और कितना नहीं। उसमें मैम मेरा ख्याल है शुरू में कुछ हमने देखा कि मिक्स सा रिस्पांस था। कुछ लोगों ने कहा कि जो स्टेट से इन्वॉल्व थे उनकी तरफ से है कुछ रिजर्वेशन थी, लेकिन जनरली आवाम ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा। सही। हमारे जो एक्सपीरियंस है अब तक का तकरीबन अब 1.5 हो गया है, तो हुआ यह है कि हमारा जो डिस्प्यूटेड केसेस थे, नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड केसेस वो ऑलमोस्ट 0 हो गए हैं। पहले हमारे पास लोग आते थे कि जी मुझे पता नहीं है, मेरी गाड़ी किसी भी और के नाम पे हो गई, पता ही नहीं है इस चीज़ का, ये कैसे हुआ। तो अब ये जो चीज़ है वो इम्पॉसिबल है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जब तक कंसर्न पर्सन या सेलर या गाड़ी बेचने वाला नादरा की कियोस्क पे या हमारे दफ्तर में या किसी भी जगह पे अगर फैसिलिटी अवेलेबल है बायोमेट्रिक की, वो जाके खुद से थंब इम्प्रेशन नहीं लगाता, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। सही। पहले ये होता था कि सम हो मुलाजम के पास फाइल चली गई जी, कार्ड की कापी चली गई, या गाड़ी उसके पास है, या कुछ और डिस्प्यूट हुआ पार्टीज़ के दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान, इवन फैमिलीज़ के दरमियान जो है, कोई एक भाई ने गाड़ी ले गया और वो फाइल भी चुरा ली और जाके ट्रांसफ़र करवा दी, पैसे वसूल कर लिए, और इस तरह के डिस्प्यूटेड बहुत ज़्यादा हमारा जो लीगल सेल बड़ा बड़ा होता था। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि वो प्लीज़ वो सारी चीज़ जो है वो 0 हो गई है और उसने पूरा नीट करके रख दिया उस चीज़ को। सही। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा से जो हमारे जो ट्रेडर्स थे या इसमें जो मोटर्स के डीलर जो थे जो डील करते थे गाड़ियों की सेल परचेज का काम, उनका शुरू में थोड़ा सा हुआ, कुछ रिजर्वेशन थी कि जी क्योंकि इसके पास एक इस चीज़ के साथ एक पीरियड अटैच हो गया है कि विद इन 2 मंथ्स आपने गाड़ी आगे सेल करनी है, एंड सम टाइम उनका ये था कि जी हम गाड़ी सेल नहीं कर पाते, वो फिर हमें पैसे पड़ जाते हैं। तो वो फिर लेटली उनको भी हमने एड्रेस कर लिया। अभी जो नया हमारा एक सिस्टम आ रहा है जिसको अभी कुछ दिन पहले हमने किया है और अपग्रेडेशन हुई है, अभी वो अल्लाह के स्मूथ हो रहा है। कुछ थोड़े से इनिशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं बट इंशाल्लाह वो स्मूथ हो जाएगा अगले हफ्ते डेढ़ के अंदर। सही। उसमें एक और जो प्रॉब्लम था वो एड्रेस किया गया था कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर गाड़ी बेच दी है आपको और आप लेके वो चला रहे हैं और आप ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे ड्यू टू वेरियस रीज़न कि जी ठीक है मुझे टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, मैं अनडिटेक्टेड हूँगा, मुझे मतलब देखेगा नहीं कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी आ गई। हाँ। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि द डे दी व्हीकल इज़ ट्रांसफर्ड, मैंने आपको दे दी, मैं उसी वक्त जाके एक वो फंक्शन है वहाँ पे VSI का, अपनी GPA पे ऊपर जाऊँगा तो मैं ये कहूँगा जी मैंने ये गाड़ी नंबर फलां डेट को फलां शख्स को बेच दी है। सही।
तो वो विदाउट एनी फ़ी है, उसकी कोई फ़ी नहीं चलेगी और मैं बायोमेट्रिक भी साथ दे दूंगा जी, मेरी तरफ से ये गाड़ी सेल हो गई है आगे। सही। तो फिर वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 2 मंथ 3 मंथ 4, अब 4 मंथ तक का महकमे ने दे दिया, लेकिन वो प्रोग्रेसिवली फिर उस पर पेनल्टी बढ़ती जाएगी। पहले जो 2 माह है वो विदाउट एनी फ़ी है, उसके बाद फिर अगला महीना जो है वो फिर फी, उसके ऊपर कोई जुर्माना आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट जुर्माना आ जाएगा। आफ्टर 4 मंथ जो है वो पूरी फिर अंडू हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है कि जुर्माना भी लगेगा और आपकी जो बायोमेट्रिक सेलर की है वो भी एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा। तो ये इससे ये हुआ कि जो हमारे आपने देखा होगा रोड के ऊपर तकरीबन 40-50% तक गाड़ियाँ ऐसी थी कि जो लोगों के नाम पे ही नहीं है। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला। अच्छा, चेक एंड बैलेंस भी नहीं था ना इतना? चेक एंड बैलेंस भी नहीं था इस तरह। तो हमारे पास अक्सर लोग आते थे कि मैंने गाड़ी बेच दी है, मेरा जो परचेजर है वो गाड़ी अपने नाम पे नहीं करवा रहा। तो हम उनको ये कहते थे कि भाई ये तो आपका और उसका मैटर है, क्योंकि लॉ इसके बारे में कुछ हमें नहीं कहता, कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाता कि हम अपने से गाड़ी ट्रांसफर कर लें। गाड़ी तो जिस परचेजर ने ली है उसने ही आके इंटीमेशन हमें देनी है और हमने ट्रांसफर करनी है, वो नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। सही। बट वो जो बेचने वाला था उसके लिए एक ट्रॉमेटिक मेंटल कंडीशन होती थी कि भाई अगर इसने कोई मसला कर दिया इस गाड़ी पे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दी तो एजेंसी मुझे अप्रोच करेंगी, टैक्स का कोई मैटर आएगा तो मुझे टैक्सेशन और इस तरह के वाकयात बहुत सारे मतलब रहे हैं, अगर हम पास में जाए तो बहुत सारी चीजें। तो आपको मैम देखा होगा मतलब जैसे हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पिछले सालों में रही है, तो कोई भी एजेंसी हमें अप्रोच करती थी या तो हम तो डाटा प्रीवियस ओनर का दे रहे होते थे, गाड़ी तो प्रीवियस ओनर बेचारे के पास नहीं है, वो हो सकता है कि 8 साल पहले गाड़ी बेच चुका है और उसके बाद पता नहीं 8वें हाथ आगे चली गई हुई है, तो डिपार्टमेंट को कोई इंटीमेशन नहीं थी, गवर्नमेंट के अदारे को कोई इंटीमेशन नहीं होती। तो ये उससे इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो मतलब कोई भी बंदा जो बेचेगा गाड़ी वो फ़ौरन उसके ऊपर इंटीमेशन देगा और ये फ्री ऑफ कास्ट है, हैसल फ्री है, कोई इसमें इशू नहीं है। सही। अच्छा, वैसे आप ओवरऑल क्या देखते हैं, क्या मसाइल हैं लोगों के हवाले से भी और जिस तरह अभी अगर डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात करें? अब अभी जो मेरा ख्याल है, अभी मैं आपका शुक्रिया था कर रहा था कि चलें एक मौका मिला है हम लोगों को बताएं कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अभी ये जो हमारी मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं, डिपार्टमेंट के हवाले से पता ही नहीं होता कि एक्चुअली क्या ये काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनकी एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों तक अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते। हमारे पास ऐसे उस तरह के चैनल्स नहीं होते कि हम आवाम को डायरेक्टली बता सकें क्या क्या फैसिलिटीज जो है अवेलेबल हैं और कैसे करना है। सम टाइम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो भी आवाम को थोड़ा सा इनिशियली घबराहट का एक वो सामना करवाता है कि जी ये पता नहीं कैसे करना क्या है। करेंगे। हाँ जी। मेरे पास बहुत ज़्यादा जब ई पे आया ये 2 साल पहले, तो अक्सर दोस्त ऐसे कहते हैं कि जी ये टोकन लगवाना है, मैं गाड़ियाँ भेज रहा हूँ, मैं बंदा भेज रहा हूँ, टोकन लगवा दें। तो मैं उनको कहता था कि जी प्लीज़ आप थोड़ा सा ना प्लीज़ मेरी बात 1 मिनट के लिए सुन लें, आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये जो है डाउनलोड करें ई पे, वो सर जी छोड़ें ये किस काम में लगा रहे हैं, पता नहीं कैसे होना है, मैं बंदा भेज रहा हूँ, आप लगवा दीजिए। तो मैंने उनको यही कहना कि भाई अब दफ्तर में ये फंक्शन बंद हो चुका है, अब आपको खुद ही करना है। मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात सुन लें पहले, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि ये आसान है या मुश्किल है। सही है। तो ऐसा ही हुआ कि उन्हीं लोगों ने जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स मुझे कॉल बैक किया, उन्होंने कहा जी ये तो आपने कमाल कर दिया। सही है कि मुझे कहीं से नहीं जाना पड़ा, जस्ट मैंने अपना मोबाइल खोला है, उसमें से मैंने एक ऐप जो है वो इंस्टॉल की है, उसके ऊपर मैं रजिस्टर हुआ हूँ। अब मैं अपने भी टोकन लगा सकता हूँ और अपने दोस्तों के, फैमिली के, किसी के भी लगा सकता हूँ। सही है। तो वो क्योंकि बैंक के साथ आपकी ऐप अटैच होती है तो उसी वक्त विद इन 1 मिनट आप अपने टोकन लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे अवाम में भी अब कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास अभी इस तरह की मोबाइल सेट की फैसिलिटी नहीं है या दूर दराज के इलाकों में। अब तो खैर मुझे लगता है बच्चे के पास है, तो अब बच्चे बड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाकी ऐप भी कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा इजी है। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को दें कि वो बच्चे तो हर चीज़ अब कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर ये जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस जो है वो जितनी लोगों तक जाए, बात ये कि अवेयरनेस उस तरीके से पहुँचती भी नहीं ना। Exactly. तो फिर तभी लोगों को फिर परेशानियों का और मुश्किलात का ज्यादा सामना करना पड़ता है। उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाजमी पढ़ाए जाए यूनिवर्सिटीज़ में ना, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, ताकि बच्चे जब अपनी डिग्रीज लेकर आएँ तो उनको इंस्टीट्यूट का प्रॉपर एक नॉलेज हो कि बेसिकली इसकी फंक्शनिंग क्या है, इदारा कैसे काम करता है, इसके इदारे के ज़िम्मे क्या जो है जिम्मेदारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस और जो इदारों की स्टडी है ये करना मस्ट होना चाहिए स्कूल लेवल से। एक्चुअली हमें पता नहीं होता ना, हम तो एक डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है तो हमें तो आइडिया ही नहीं होगा कि ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। बिल्कुल। तो जिनके पास अब गाड़ियां नहीं है या जिनके पास इतना असासा नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है, तो उन्हें क्या पता कि ये इदारा जो है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है। तो ये बात करूं कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क के, उनको चाहिए था कि हमें ये चीजें बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसमें मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर।
सुहिरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहिरा से जानते हैं आज मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, अगर आपको आज मुल्तान के मौसम का अहवाल बताएं तो आज मुल्तान का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। आज सुबह से ही धूप जो है वो निकली हुई है और गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो कल दिन भर ठंडी हवा चलती रही थी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में वाज़े कमी महसूस की जा सकती थी। लेकिन आज सूरत हाल जो है वो बरक्स है। सुबह से ही हवा जो है वो बंद है और गर्मी के साथ हबस की कैफियत भी महसूस की जा सकती है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज मुल्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता शाम के वक्त जो है वो ठंडी हवा चल सकती है। जबकि दर्जा हरारत की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मुल्तान का दर्जा हरारत जो है वो अभी तक 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो अभी तक उसकी शिद्दत बरकरार है। जबकि अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो सुबह के वक्त 77% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्तान जो है वो फ़िज़ाई तरीन आलूदा शहरों में 5वें नंबर से होता हुआ अब जो है वो 8वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि जो मुल्तान में फ़िज़ाई आलूदगी है वो कुछ हद तक कम हुई है। जी बहुत शुक्रिया सुहिरा आपका। और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा ना कि अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ रही है। अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, ये बड़ा अक्टूबर हो गया, नवंबर का महीना, ये बड़ा मज़ेदार महीना होता है। इसमें मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, खुशगवार, और लोग इस मौसम को ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं क्योंकि उस तरीके से गर्मी की शिद्दत नहीं होती, हब्स नहीं होती। तो लेकिन वायरल डिजीज़ जो हैं वो साथ साथ चल रही होती है, उनसे बचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम आ जाते हैं माजूर बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टाइम माजूर बच्चों के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ जो हैं हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं? पाकिस्तान बैतुल माल जो है इसमें माजूर बच्चों के लिए भी एक अलग कैटेगरीज है, जिसमें हमारे जो माशरे के जितने भी माजूर हैं, चाहे वो जहनी हो या जिस्मानी तौर पर हो, तो पाकिस्तान बैतुल माल उनको अपनी कफालत में लेता है। जो जनूबी पंजाब के इस वक्त डायरेक्टर हैं बड़े महार मज़हर अब्बास साहब, वो इस प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे और खुश दिली से जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी माजूर बच्चे हैं उनमें व्हील चेयर्स का जो है वो तकसीम भी की जाएगी और इसके अलावा उनको भी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, इस पर बात करते हैं, इस पर डिटेल से। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारे माजूर बच्चों के हवाले से। जी नादिर। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि जो माशरे के माजूर बच्चे हैं पाकिस्तान बैतुल माल उनको अपनी कफालत में लेता है और उनकी जो जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हों वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। उनको तो पहले जो फर्स्ट स्टेजेस हैं उनको पहले जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर तरीके से और उसके बाद उनको व्हील चेयर्स भी फराहम की गई हैं। और जब इनको स्ट्रेंथन करने के लिए इदारों में मुलाजमतें भी मदर अब्बास साहब जो है इस पर काफ़ी सरगर्म हैं और इस तबके को तो रोज़गार भी फराहम करने में काफ़ी इमदाद कर रहे हैं इस हवाले से। सही। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हील चेयर का बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो माजूर होते हैं, चलने फिरने से उनको तकलीफ़ जो है वो ज़्यादा देखनी पड़ती हैं, परेशानियाँ भी ज़्यादा होती हैं, जो उनकी बहुत सारे उनके मसाइल होते हैं जिन पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही सर, जिस तरह अभी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी ब्रेक में भी लोग जानना चाह रहे हैं कि जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है उसके लिए क्या बाकायदा ऐप है या कोई वेबसाइट है, और अगर कोई ऐप है तो उसका क्या नाम है, और इस हवाले से अवेयरनेस की। जी मैम, ये ऐप का नाम है ई-पे पंजाब। अगर आपके पास एंड्रॉयड सेट है या वो आईफोन है, ठीक है, उन दोनों के जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे जाएंगे तो जस्ट आपने ई-पे पंजाब टाइप करना है तो वो खुद ही ऐप आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। उसको रजिस्टर करने का यह है कि जब आप उसको क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वो ईमेल आपसे मांगेगा, आपका नाम मांगेगा और CNC मांगेगा। ये 3 चीज़ें आप देंगे तो उसके बाद वो आपको कंफर्म कर देगा। एक वेरिफिकेशन SMS आएगी जिससे वो देखेगा कि जी आपका यही नंबर है, ईमेल यही है। वंस दैट्स क्लियर्ड, उसके बाद आप जो है वो टोकन लगा सकते हैं। पहले फेज में हमने टोकन टैक्स किया था कि जो एनुअल टोकन टैक्स होता है, जी जी, तो उसको हमने तकरीबन 2 साल पहले लॉन्च कर दिया था। उसके बाद फिर पिछले साल हमारी जो ट्रांसफ़र एंड डुप्लीकेट, अगर गाड़ी बेचनी है आपने या लेनी है तो वो उसके ऊपर प्रोसेस हो रही थी। अब तीसरे फेज़ में हमने ये किया कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने नई गाड़ी ली है तो उसके लिए फिर दफ्तर जाना पड़ता था।
अब वो जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो ही अल्लाह करे कि ये अभी फेज जो है वो भी थोड़ी सी चल रही है, फाइनल स्टेजेस में है। तो ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो भी आप अपने दफ्तर से, घर से बैठ के, जहाँ से भी बैठ के आप अपनी फाइल सामने रख के आप अपने पर्टिकुलर फीड करेंगे। सही। उसके बाद वो फिर सबमिट हो जाते हैं ऑफिस में, ऑफिस फिर अपने लिहाज से उसको देखता है, प्रोसेस करता है और वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इवन जो फ़ी है वो भी, अब कैश भी आपने दफ्तर नहीं लेके जाना, वो भी आपने अपने बैंक के थ्रू ही जाना है। हमारे ऑफिस में जो कैश ट्रांजैक्शन थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा। जो पहले जो है वो हमेशा कैश ही लेके जाना पड़ता था। और इससे भी पहले एक हमने जो ऑक्शन का एक होता था कि अगर आपको अट्रैक्टिव नंबर चाहिए, आपको कोई घर से मिलता जुलता नंबर चाहिए, अपने गांव से मिलता जुलता नंबर चाहिए, जो भी वटएवर आपकी जो प्रायोरिटी होती है, तो उसको भी हमने ई ऑक्शन का एक मॉड्यूल बनाया था। अच्छा। वो भी एक किस्म की ऐप ही है, वेबसाइट भी है और ऐप, वो दोनों पे है। दोनों है, ठीक है। तो जो भी आप इस वक्त भी आप देखेंगे तो 2, 3, 4 सीरीज के इस वक्त भी ऑक्शन जो ऑक्शन है वो चल रही हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें आप नंबर जो भी आपकी मर्जी का है वो आप इन कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, गाड़ियों की टैक्सेस के हवाले से भी जान लेते हैं ना कि इस टाइम कौन सी गाड़ी पे जो है वो कितना टैक्स लगाया जा रहा है और उस पर फिर रिसीव भी किया जा रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। नहीं, गाड़ियों का जो टैक्स है अब तो खैर गाड़ियाँ तो आपके पहुँच से भी दूर हो गई है। जो रेट्स हैं वो इतने ऊपर चले गए हैं, तो हमने तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसके ऊपर रेट कोई नहीं बढ़ाया। अच्छा। वो क्योंकि जो परसेंटेज होती है कि अगर आपके पास मेहरान छोटी गाड़ी है तो आपने 1% उसकी वैल्यू का रजिस्ट्रेशन फी देनी है। जब वही गाड़ी पहले 5 लाख की थी या वही गाड़ी 20 लाख की है, तो दैट मीन 4 टाइम जो है वो बढ़ गई। और इसमें महकमे ने या पंजाब गवर्नमेंट ने तो कोई रेट नहीं बढ़ाया, इसमें तो कहा 1% ही आपने देनी है। सही। बट क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हो गई है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट फिर उसके ऊपर भी आना था। अच्छा सर, जिस तरह टैक्सेस की बहुत ज़्यादा भरमार की, चाहे आप ग्रॉसरी है, चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, चाहे आप खाने खाने जा रहे हैं, मतलब इतने सारे टैक्सेस जो हैं वो हर चीज़ पे ऐड कर दिए। अब तो खैर बिजली के बिलों में भी टैक्सेस ऐड कर दिए गए हैं कि अच्छा जी इस पे भी अब जो है वो टैक्सेस दें। तो इस हवाले से सर क्या कहना चाहिए? मैम देखें, ये जो टैक्सेशन से इतनी सारी टैक्सेस मुल्कों की इकानमी जो है वो चलती है। हाँ, ये ठीक है, इस तरह का नहीं होना चाहिए कि एक सेक्टर जिसको ऑलरेडी इतने टैक्स लग गए हैं उसके ऊपर मजीद टैक्स लगाया जाए। और जनरल इंप्रेशन भी आवाम का यही है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट उन्हीं को टैक्स दोबारा कर देती है या हैवी टैक्सेशन कर देती है। जो टैक्सेशन से वे हैं लोग जो पहले नहीं दे रहे या उस नेट में नहीं है, उनको गवर्नमेंट नहीं पूछती। तो यही है गवर्नमेंट्स की, आप इदारों की देखें, अभी हमारी जो IT इनिशिएटिव है इनका यही मतलब है कि हम मैक्सिमम लोगों की जो है वो रिकॉर्डिंग करें, टैक्स के हवाले से हमारे पास मैक्सिमम डाटा आए ताकि हम सबको नोटिस भेजें। अभी मुल्तान में हम इस सीज़न में बात करें तो इस यहाँ तकरीबन हर सीज़न में हम कोई 20% लोगों को, नए लोगों को ऐड करते हैं। सही। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान है और बिलोंगिंग और मेरी पैदाइश वहीं मुजफ्फरनगर मुल्तान में हुई है। अच्छा। और मैं कराची सेटल हूँ। ठीक है। इनसे ये जो साहब बैठे हुए, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि देखिए, टैक्सेस बढ़ा के और सब गरीबों को निचोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। अपने अखराजात कंट्रोल करें, काइंडली अपने अखराजात कंट्रोल करें अपने ऊपर। और असरफा जो है, जो अमीर लोग हैं जो अपने ऊपर बेतुका खर्चा कर रहे हैं, पब्लिक का खर्चा अपने ऊपर उठा रहे हैं, इनको रोका जाए, सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जो बात हुई आ जाती है कि टैक्सेस की वजह से इस टाइम सारे तमाम परेशान हैं और उसी पे हम बात भी कर रहे थे। अच्छा, अखराजात, वही बात है ना कि अखराजात हमारे, और फिर महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, हमारे वसाइल नहीं है उस तरीके से, और रोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जिस तरह अभी लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। और स्पेशली सफ़ेद पोश लोग जो हैं और जिनके लिए जिनके स्पेशली एक तो होते हैं ना, जिस तरह माफिया जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग वाकई सड़कों पर, रोड्स पर आ गए हैं, जो बेचारी फैमिलीज जिन तक लोग नहीं पहुंच पा रहे या साहिब इस्तात लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ऐसी फैमिलीज भी जो हैं वो रोड्स पर आ गई हैं। तो लोगों के लिए वाकई इस टाइम मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ साथ सर गाड़ियों के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी एक तो टैक्सेस के हवाले से भी बताइएगा कि जो जिस तरह टैक्सेस हर साल देने पड़ते हैं, या उसके हवाले से भी बताइएगा कि कितना टाइम होता है, टाइम पीरियड। हाँ, ये मैम जो गाड़ी पे होता है, एक तो आपने नई गाड़ी ली तो एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवा ली और उसके बाद फिर जो एनुअल टैक्स जिसको हम टोकन टैक्स उर्फ़े आम में कहते हैं या रोड टैक्स भी कहते हैं, तो वो फिर सालाना होता है। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट भी हमें कहती है कि भाई क्योंकि आप गाड़ियों से टोकन टैक्सेस कलेक्ट करते हैं तो हमारा पार्ट भी आप कर लें, फिर हम कलेक्ट करके उनको आगे ट्रांसमिट करते हैं।
ठीक है। तो वो एनुअली करवाना होता है गाड़ियों का एक टोकन टैक्स। इसी तरह जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी एनुअल टैक्स होता है कि आपने हर साल जो है, अगर आपकी दफ्तर है, दुकान है, घर है, अगर वो अर्बन एरियाज़ के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जो रिच एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा टैक्स है, जो मीडियाकर हैं उनकी कम कैटेगरी है, जो फिर लो लाइंग है उनकी फिर सबसे नीचे कैटेगरी रेट होता है। अच्छा, वैसे प्रॉपर्टी जो टैक्स लगाया जाता है वो कितने, मतलब प्रॉपर्टी आपकी हो और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है? उसके ऊपर जो रेजिडेंशियल की हद तक तो एक मिनिमम बार है कि आप बिलो 5 मरला या 5 मरला के ऊपर नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी लेटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले 2 साल से जो रिच एरिया से लाइक लाहौर के कुछ वो कैटेगरी ए के एरिया से उनको भी टैक्स नेट में ले आए हैं। तो वो मतलब ये था, हमारी रीडिंग ये थी कि जो ऐसे मकान जो छोटे हैं बट वो बहुत हाई पोश एरिया के अंदर हैं और उनकी मालियत देखी जाए तो वो करोड़ों में बनती है, सही, तो वो एक्चुअली डिजर्व नहीं करते। उनके लिए 5, 7, 10 हज़ार रुपया टैक्स देना एनुअली कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा। जबकि हम उसके अगेंस्ट मुल्तान या कोई और दूसरे बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के किसी और तहसील के अंदर कोई उस लेवल का घर है और उसकी मालियत उससे तकरीबन 20 गुना कम है, उसको हम टैक्स कर रहे होते हैं। अच्छा। तो ये फिर गवर्नमेंट ने किया था कि जो हाई कैटेगरी के मकानात हैं उनको फिर टैक्स नेट में वो ले थे। अभी है कि 5 मरला से नीचे जो है वो हमारे इस मुल्तान डिवीजन में कोई टैक्स नहीं है, अगर वो रेजिडेंशियल है, प्योरली रेजिडेंशियल है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर उसके साथ कोई कमर्शियल दुकान अटैच है फिर दुकान के हद तक टैक्स है, मकान को टैक्स फिर भी नहीं है। अच्छा, तो 5 से ऊपर शुरू होता है और ऊपर फिर कोई भी लिमिट है। उसके ऊपर फिर लग्जरी उससे ज़्यादा आ जाते हैं जो 2 कनाल या उससे ऊपर हैं, तो उनके ऊपर फिर एक अलहदा से टैक्स होता है और वो 1 टाइम होता है, वो एक दफ़ा देना होता है। वो तकरीबन एक मकान अगर 2 कनाल का है तो तकरीबन उसका कोई 3-4 लाख रुपया टैक्स होता है इस इलाके में। अच्छा, सही है। वो 1 टाइम होता है? वो 1 टाइम होता है। और अगर आपका अगर 10 मरले है, अगर 15 मरले है तो उस पर फिर आपका वो एनुअल चलता रहेगा। अच्छा, वो एनुअल चलता रहेगा, सही है। अच्छा, उसके लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी आप घर बैठे पे कर सकते हैं या उसके लिए फिर आपको एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो हमारी तरफ से नोटिस जा रहे हैं उसके ऊपर एक PSID ऑलरेडी जनरेटेड है, ठीक है। तो सिंपली अगर आपके पास आपकी बैंक ऐप है या आपके पास जैज़ कैश है, इजी पैसा है, या अगर नहीं है तो आपके घर के साथ कोई खोखे वाला बैठा होगा इजी पैसे वाला, उसके पास चले जाएं, आप उसको एक वो नंबर दे दें PSID, तो उधर ही विद इन 20 सेकंड आपकी पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, फिर कुछ जुर्माना वगैरह भी करते हैं आप लोग जगह अगर गाड़ियों की जिस तरह रजिस्ट्रेशन के हवाले से टैक्स पे नहीं हो रहा, सालाना नहीं आ रहा, लोग नहीं करते, लोग कोई बचने का तरीका कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेते हैं। शॉर्टकट भी तो ढूंढते हैं ना लोग बहुत सारे। वो यही बात है, जो टेक्नोलॉजी का हुआ है ना इंट्रोडक्शन, उससे शॉर्टकट तो अब खत्म हो गया। अब खत्म हो गया। अब महकमे के लोगों के लिए भी खत्म हो गया, उनके लिए भी खत्म हो गया। फ्रैंकली अगर जिनका ये था कि भाई महकमा ऐसा कर लेता है, महकमे के एहलकार मिलकर ये कर लेते हैं, तो अब ये पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि अब ये 100% आई एम श्योर कि कोई वे नहीं रहा कि कोई बंदा शॉर्टकट लगाए। हाँ, वो चीज़ अकोमोडेट होती जाएगी। अगर कोई महकमे से मिलके कोई पार्ट पेमेंट करवा देता, हम टाइम इस तरह भी आता है कि जी अच्छा 20,000 रुपया टैक्स है जी, इतने पैसे नहीं हैं अब, तो अब आप इसको प्लीज़ कम कर दें। तो किसी महकमे के बंदे से मिलके उसने 10,000 करवा दिया, लेकिन वो 10 स्टैंड कर रहा है। सही, ये प्लीज़ हमारे पास भी जो लोग इन कंप्लेंट्स में भी आते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ और इस चैनल के तौर से भी कहता हूँ कि प्लीज़ किसी भी जो टैक्सेशन ऑफिशियल है उसकी इस बात पे ना जाइएगा कि उसने खुद ही टैक्स कम, वो एक प्रोसेस है, वो विदाउट सीनियर ऑफिसर को लूप में लिए वो नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपको मौके पे कोई बंदा कम कर देता है तो प्लीज़ उसके ऊपर बिलीव ना करें। आप कम से कम ऑफिस ज़रूर जाके एक दफ़ा चेक कर लें कि आपका टैक्स कम हुआ है एक्चुअली, या कि वो जस्ट आपको थोड़ा बहुत करके दे रहा है और अगले साल आपको जुर्माना लग के फिर वो सारा आपके पास आ रहा है। सही, तो मज़ीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही A10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ महकमा औकाफ के हवाले से भी जान लेते हैं कि क्या उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जो दौरा किया था मुल्तान का, उसमें उन्होंने जो महकमा औकाफ के अंदर जितने भी दरबार आते हैं सब दरबारों का दौरा किया था, जिसमें बलखसूस दरबार शाह शम्स जो है रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार का विज़िट किया और वहाँ की जो तमाम सूरत हाल को जायज़ा लेने के बाद कमिश्नर मुल्तान को ये ऑर्डर्स जारी किए कि इसकी डेवलपमेंट्स जल्द अज जल्द करवाई जाए और इसमें उन्होंने 490 मिलियन जो हैं फंड्स उसका भी जो है उन्होंने ऐलान किया है कि इस दरबार के अंदर जो ताज़ीन और आइश पर खर्च होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ जो है दरबार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर भी काम होगा और दरबार की तमाम जो ज़ायरीन के लिए उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो कि 2024 से 2025 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मदद देगा।
सही हो गया। और इसके साथ साथ जो है हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं कि नेशनल हाईवे के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। नेशनल हाईवे से बेसिकली जो हमारे ट्रैफिक हादसात होते हैं उनको रोकने के लिए एक प्रॉपर जो है कैमरा सिस्टम पहले भी नस्ब था, लेकिन उसमें अब काफ़ी जो लॉन्ग डिस्टेंस से गाड़ी लॉन्ग आ रही है फुल स्पीड में, उसको टैकल किया जाता है और मौके पर चलान किया जाता है, ताकि जो ओवर स्पीडिंग हमारा मसला है उसको भी कम किया जाए और इसमें जो हादसात होते हैं उसमें भी काफ़ी कमी देखने में आएगी। अच्छा, ये बड़ी सेफ्टी जो है ना फर्स्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, स्पेशली हमारे यहाँ पे भी देखा जाता है कि अब ट्रैफिक के भी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट जो है वो एक तो लोगों को जो जल्दी होती है ना, यही समझ में आती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि आप लोगों का भी ख्याल रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम एक तो प्रॉपर्टी के हवाले से, टैक्स के हवाले से बात करें, मंशियात के हवाले से भी बात कर लेते हैं, उसकी रोकथाम के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उस पर कितना काम हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह हमारे यहाँ इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ जो है वबा की तरफ फैल रही है। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। ये पिछले कुछ सालों से ये कह लें कि किस्म का थोड़ा सा एक नेगलेक्शन की तरफ ये गई है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स उस तरह से काम नहीं कर सके जितनी तेज़ी से ये बढ़ा है। तो अभी स्कूलों और कॉलेजेस में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, वो वाकई बड़ी देख के बड़ी डिप्रेसिंग है। तो उसके ऊपर यह है कि जैसे मतलब क्योंकि अब यह है कि हम लोग भी काम कर रहे हैं, ANF भी काम कर रही है, पुलिस भी काम करती है, तो 2-3 एजेंसीज हैं जो फील्ड में हैं। हम क्योंकि थोड़ी सी टैक्सेशन साइड पे ज़्यादा चले गए, रेवेन्यू ओरिएंटेड हो गए, तो उस हवाले से हमारे भी फोकस में वो इस तरह से नहीं रही कि जिस तरह से काम होना चाहिए था। बट लेटली अभी कुछ महकमा में कोई अलहदा से सेपरेट विंग बना है, जैसे हमारे अब DG अलहदा हो गए हैं, ताकि इस चीज़ को थोड़ा बेहतर किया जाए। तो उसके ऊपर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अभी कमिश्नर साहब के पास भी मीटिंग्स होती हैं, जो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे DCO साहबान मीटिंग ले रहे हैं। अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी हुई है बिहाड़ी में, जहाँ पे जो पूरे इलाके के जो भी नशा में मुब्तला लोग थे उनको इकट्ठा किया, उनको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुँचाया गया। तो वो सारा पुलिस और एक्साइज ने मिलके ही किया था। अच्छा। तो अभी कुछ 4 दिन पहले एक फाइनल सेरेमनी हुई थी कि जब उनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि ना वो दे आर नो मतलब स्टेबल हैं, अब आप इनको वापस भेज सकते हैं। तो वो फिर दोबारा उनको घरों को भेजा गया और एक ट्रीटमेंट दिया गया उनको पिछले 2 माह के दौरान एक खास सेंटर में रख के। तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा फिर डिमांड है और सप्लाई की रोकथाम है, वो भी हम ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं, कोई ना कोई केसेस पकड़ते रहते हैं। बट ये मीनस बहुत बड़ा है, इसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम करेंगे इसके ऊपर काम। कि वाकई हम लोग देखते हैं ना कि जिस तरह अभी हमारी यूथ जो है स्पेशली वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, और जिस तरह भी तालीमी इदारों में जो है वो हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं एक्टिविटीज़ हैं लोगों की, स्पेशली बच्चों की। अब तो देखते हैं कि बच्चियाँ भी, तो अब तो पेरेंट्स भी डरते हैं कि स्पेशली के घर में अब आप तालीमी इदारों में अपने बच्चों को कैसे भेजें। नहीं, एग्जैक्टली ये ऐसे ही है और इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद मैंने कहा काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह कर रहे हैं इसके ऊपर मज़ीद काम, क्योंकि वो विंग हमारा सेपरेट हो गया है नारकोटिक्स वाला और दूसरा सेपरेट हो गया। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वो मज़ीद कोई अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। कुछ लॉ में लीगल अमेंडमेंट्स इनको चाहिए थी, क्योंकि बहुत पुराना लॉ था, तो वो ये महकमा करवा रहा है। इंशाल्लाह जब भी वो इस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट होती है तो इसके ऊपर मज़ीद और फोकस से काम किया जाएगा। सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अवेयरनेस के हवाले से कोई बात उनको और टैक्सेशन के हवाले से कोई बात करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, उसमें एक जो जनरली, क्योंकि मैं एज डायरेक्टर जब बैठता हूँ तो मेरे पास इस तरह की कंप्लेंट्स काफ़ी आती हैं कि अब जैसे डिपार्टमेंट ने भी इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं कि भाई जो भी आपकी पेमेंट्स हैं वो प्लीज़, अब तो है कहता है कि बैंक के थ्रू आप करवा दें, लेकिन पहले ये होता था कि जी आपने कैश में लेके आनी है, कैश में किसी अहलकार को पकड़ा दी या फील्ड में किसी अहलकार को पेमेंट्स पकड़ा दी। तो हमारी तरफ से ये एक मैसेज है कि प्लीज़ आप किसी अहलकार को ना दें, थोड़ा सा तरद्दुद कर लें। अगर आप इन कैश भी अभी भी जमा करवा रहे हैं, आप बैंक किसी को भेज दें, खुद चले जाएं, ताकि आपको कल को ये ना हो कि ये मैंने पेमेंट करवाई थी, आपको रिसीट नहीं मिली या पूरी नहीं मिली या कोई मसला हो गया। इस तरह इक्का दुक्का केसेस आ जाते थे। तो अभी तो खैर वैसे ही मैं कहूँगा कि जी आप ई-पे के थ्रू करवाएं, आप रिबेट भी अवेल करें, क्योंकि ई-पे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट जमा करवाने के ऊपर भी आपको 5% रायत है। तो वो आप प्लीज़ अवेल करें। अगर आपकी पेमेंट इतनी भी है, मैं कहता हूँ अगर आपको 1000 रुपया भी बचता है तो वो भी आपकी कैपेसिटी के लिहाज से तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नादिर, आप जिस तरह फील्ड में रहते हैं, लोगों की भी जाहिर सी बात है जिस तरह शिकायत होती हैं टैक्सेशन के हवाले से, उनको क्या प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि उनको नज़र आती हैं या उनको शिकायत हैं?
जो हमारा मुल्तान की अगर बात करें तो टैक्स पे करने का सिस्टम नहीं पता कि टैक्स बेसिकली ऑनलाइन पे करना है या फिजिकली जाकर दफ्तर में पेश करना है। तो अब जैसे सर ने भी अर्ज किया कि इस महकमे में जिदत लाई गई है, ऐप्स जो है मुतारिफ करवाई गई हैं। अब तो लोगों का काम है कि इस चीज़ को अवेयर करें कि आपका जो सिस्टम है टैक्स का वो भी प्रॉपर एक डिजिटलाइज हो चुका है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं ऐप के ज़रिए अपना, और ताकि किसी और को देने से बेहतर है कि आप खुद अपना दफा खुद कर सकें ऑनलाइन ऐप के ज़रिए। तो मुश्किलात जो है शहरियों को यही आती हैं कि अभी सिस्टम कुछ लोग समझ चुके हैं लेकिन कुछ लोग जो है अवेयरनेस जारी है, और इदारा खुद भी जो है फेसबुक के ज़रिए सोशल मीडिया पर एक्साइज महकमा और डायरेक्टर साहब जैसे ये भी काफ़ी इनकी काविश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महकमा एक्साइज के बारे में अवेयरनेस दी जाए। सही सर, आपको बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन आज मिल भी गई होगी आपकी वजह से। और नादिर आपको भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन करवा दूं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी इंजीनियर डॉक्टर सलमान रजा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, और इसके साथ साथ जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ठीक ठाक हैं। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मोहम्मद आसिफ सुंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं। म्यूज़िक के हवाले से इनका बहुत सारा काम है, म्यूज़िक टीचर भी हैं, एकेडमी भी अपनी रन कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही रवि साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनके साथी हैं, तबला नवाज हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं। अच्छा जी, आज हम आसिफ साहब से तो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, म्यूज़िक भी साथ साथ इंजॉय करेंगे। और सर हमारे पास माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे। इस टाइम रिसर्च के हवाले से कितना काम हो रहा है पाकिस्तान में, इस हवाले से भी बात करेंगे। और तालीमी मयार को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या पॉलिसीज़ इख्तियार की जा सकती हैं, किस तरह काम किया जा सकता है, टीचर्स अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज इनसे वो भी जानेंगे। सर सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन और आपकी जो जर्नी रही ओवरऑल वो बताइएगा, हमारे नाज़रीन से डिस्कस कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जिस पे मैं अपना एक्सपीरियंस यंग लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, और जब मैंने अपना इंजीनियरिंग का सफ़र शुरू किया 2001 में, तो उस वक्त हमारे जहन में, या जितने भी मेरी जनरेशन के लोग हैं, सबके जहन में एक ही ख्वाब होता था कि हमने अपने मुल्क के लिए सर्व करना है और हमने ऐसी तालीम हासिल करनी है जिसमें हम अपने मुल्क की इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें। उसी सिलसिले में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग शुरू की, और 2006 में मैंने NFCIT मुल्तान से केमिकल इंजीनियरिंग की। उस केमिकल इंजीनियरिंग ने मेरे अंदर वो जुस्तजू पैदा की कि हम अपनी सोसाइटी के कॉमन डेज के जो मसले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे यहाँ पानी जो है वो इतना ट्रीटेड नहीं है जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह के बड़े कॉमन इश्यूज हैं जो जहाँ से मुझे लगता है कि हमने जो तालीम हासिल की है उसको हम अप्लाई कर सकें। तो वहाँ पे मैंने रिसर्च जो है उसको स्टार्ट करना शुरू किया, और सबसे पहले जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन मैंने मुल्तान से ली थी उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया। सही लकी रहे हम कि हमारे सामने ही बिल्कुल पाकर फर्टिलाइजर एक इंडस्ट्री थी जिसको हमने देखा, और हमने वहाँ पे अपने सोल्यूशंस जो हमने इंजीनियरिंग के पढ़े थे वो अप्लाई किए। उसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और मैं ये सब स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप कोई डॉक्टर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई 4 साल बैचलर प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आप अपनी किताबों को ही ना देखिए, आप उसको अप्लाई कीजिए, उसकी रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, अपने टीचर के साथ डिस्कस करें, और उसके बाद उसको एक प्रोजेक्ट बना के इंडस्ट्री के सामने प्रेजेंट करें। सही। इसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो मेरा इदारा है जिससे मैं मुंसलिक हूँ अभी नस से, और वहाँ पे ये बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। वहाँ पे उनको इंडस्ट्री का एक प्रोग्राम करवाया जाता है, वहाँ पे स्टार्टअप क्रिएशन की जाती है जिससे लोग खुद अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकें। तो वो जुस्तजू लेके मैं जब आगे चला तो मैंने फिर मास्टर्स का सफ़र इख्तियार किया। मास्टर्स मैंने किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉर्टमंड जर्मनी से। वहाँ पे जाके मैंने देखा कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया कितने अलाइंड हैं काम करने के लिए, कि जो आप पढ़ रहे हैं वही रियल प्रॉब्लम आप इंडस्ट्री का सॉल्व कर रहे हैं। सही। तो मैंने इसी पैशन को कंटिन्यू करने के लिए वापस अपने मुल्क का सफ़र इख्तियार किया, और मैं 2010 में वापस पाकिस्तान आया और मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर।
वहाँ से मैंने ये चीज़ शुरू की कि हमने जो मैं डिफरेंट इंडस्ट्री है, हमारी लोकल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे मैं लोगों के पास गया और मैंने उनसे डिस्कस किया और उनके बहुत बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डे टू डे एड्रेस कर सकते हैं या ये रिसर्च प्रॉब्लम्स के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। तो उस सफ़र का आगाज़ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया और मैं वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया। जो यंग बच्चे हैं जितने भी हैं उनको मैं यहाँ पे इस मौके पे ये इनकरेज करना चाहूँगा कि वो ज़रूर यूनिवर्सिटी में जब भी आएँ वो ज़रूर अपनी एक स्किल्स को यूटिलाइज करें। बेशक वो डिबेट में स्किल रखते हैं, स्पोर्ट्स में स्किल रखते हैं, एजुकेशन का स्किल रखते हैं और आजकल का जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट बढ़ती जा रही है, स्मार्ट होती जा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से आप इन स्किल्स को अप्लाई कीजिए। जो स्किल्ड है वो हमेशा मैटर करती है मैम। बिल्कुल ऐसे। तो स्किल्ड आप हासिल करेंगे, जैसे डॉक्टर है उसके पास भी एक स्किल्ड होती है, MBBS डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो। इसी तरह इंजीनियर्स हैं, इसी तरह लॉ के शोबे में, किसी भी शोबे में आप हैं, आप एक स्किल्ड मैटर करती है। तो आपकी वो स्किल्ड आप हासिल करें और उसको अप्लाई करें अपने माशरे में लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इदारों के साथ मिलके। तो वो एक बहुत अच्छा मुझे मौका मिला और जो ये लोग समझते हैं कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारी यूथ की तादाद भी बहुत अच्छी है इस वक्त। तो हम ये मैं ये सबको इनकरेज करना चाहूँगा और मोटिवेट करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ज़रूर आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी एजुकेशन को अप्लाई कीजिए। अच्छा, आपको भी बड़े फायदे से जब आप बाहर गए होंगे तो बड़े मौके भी मिले होंगे और लोग फिर जब आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हो, अपने काम पे फोकस्ड हो, हार्ड वर्क हो, तो आपको बाहर के लोग जिस तरह अभी भी बहुत सारे हमारे यहाँ से यंगस्टर्स जो हैं, यूथ हमारी जो है वो स्पेशली इसी चक्कर में कि बेहतर वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, बेहतर फ्यूचर आपको, मतलब आप वहाँ छोड़ के यहाँ आए तो जाहिर है ये बड़ी बात है कि लोगों के लिए कि यहाँ पर आप अपने मुल्क के लिए सर्व करें। तो वहाँ का वैसे कैसे रहा? क्या आपका नहीं है कि अच्छा यार मुझे यहीं रह जाना चाहिए, पाकिस्तान में उस तरह फैसिलिटीज नहीं है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। जब मैं बाहर गया मास्टर्स करने तो सबसे पहले तो मैं यही फील करता था कि मैं पाकिस्तान में काम कर सकता हूँ अच्छा, लेकिन मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया कि जो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है वो मुझे वहाँ सीखने का मौका मिला। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि जो यूनिवर्सिटी है और इंडस्ट्री है वो किस तरह से मिलकर काम करती है। इसके अलावा कैसे अपनी एजुकेशन को अप्लाई किया जा सकता है। तो वो चीज़ जब मैंने सीखी तो मुझे लगा मेरी वहाँ जॉब भी हो गई और मुझे वहाँ मौका मिला कि मैं मज़ीद काम करूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने वापस अपने मुल्क आना है और मैंने जो चीज़ सीखी है वो मैंने अपनी कंट्रीब्यूट करना है अपने सोसाइटी की तरफ। तो मैं यहाँ पे आया और यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और उसको कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड दे विल गेट मोर मोटिवेटेड कि अच्छा ऐसे भी होता है, अप्लाई भी कर सकते हैं हम चीज़ों को, सिर्फ ये किताबों में नहीं दिखा जाता। जैसे पंप्स है वो आपके घरों में भी लगा होता है, लेकिन लोग उसको समझते हैं कि सिर्फ एक प्लम्बर ही आएगा ठीक करेगा। तो बहुत सी चीजें आप खुद भी अगर आपको पता हो तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, ये बात होती है अवेयरनेस की और थोड़ा उस पर आपको काम करने की चाह भी हो ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं जब आप वापस आए तो यहाँ पे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना, यहाँ पे तो मुश्किलात भी हैं, तो आपने किस तरह देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह उनको फेस करना चाहिए? हाँ जी, चैलेंजेस जो है वो इस तरह से हैं कि जब आप वापस आते हैं बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें आपको रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अब्रॉड में मैंने ये देखा है कि अगर आप कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सी लोग ट्रस्ट करते हैं और चीजें जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा है और जो यंग जनरेशन है स्पेशली वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को ना समटाइम्स एक हर्डल समझती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप रुक रहे हैं उस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेंथी है, उसको अगर इजी बनाया जाए, स्मार्ट किया जाए। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो वो मुझे एक चैलेंज सबसे पहले लगा। फिर उसके बाद लोगों में ये बताना या इंडस्ट्री के लोगों को बताना कि नहीं, यूनिवर्सिटी वही काम कर रही है या वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है जो आप चाहते हैं। अब जैसे हमारे साउथ पंजाब में पानी का बहुत बड़ा इश्यू है। हमारे यहाँ जो अब तो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, मजीद बिल्कुल बीमारियां। तो वो उस पानी को ठीक करने के लिए हमने इस इंडस्ट्री को अप्रोच किया कि हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, जो हमने अपनी इंजीनियरिंग में या हमने जो भी 4 साल प्रोग्राम है उसमें पढ़े हैं, सीखे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें करके दिखाएं। हमने उनको करके दिखाया।
अब जब करके दिखाने हैं तो उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं, रिसर्च के लिए सबसे बड़ी बात फंड्स की बात तो फिर हमेशा रहती है। बिल्कुल, तो वो फंड्स चाहिए। अब वो फंड्स कौन देगा? तो यूनिवर्सिटीज के पास के जो मैनेजमेंट है उनके पास गए। नस्ट को मैं वंस अगेन ये क्रेडिट दूंगा कि वहां पे हमें ये सहूलत मैसर है कि वहां की जो मैनेजमेंट है वो कहते हैं आप प्रपोजल हमें बताएं कि आप कैसे ठीक करना चाहते हैं, क्या ये वायबल है, क्या ये एक सस्ता सोल्यूशन है। तो हमने उनको जब बताया तो उन्होंने हमें कुछ फंड्स दिए। फिर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गए, HEC है, साइंस फाउंडेशन, इदारे हैं पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अगर आप उनको एक अच्छे तरीके से अपना प्रपोजल दें कि ये पानी का मसला है, इसमें ये मेटल आ रहा है, ये मेटल वेजिटेबल्स ग्रो करने में जाएगा, इंसान की हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, हम इसको इतने % कम कर देंगे, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट्स हैं उसमें ले आएंगे। और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाए उन्हें। सही। तो उनको एक ट्रस्ट जनरेट हुआ कि अच्छा ये लोग काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें फंड दिया, हमने उसका एक प्रोटोटाइप बना लिया। सही। इसी तरह हमारे यहाँ वेस्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। आपने देखा होगा, आप गली सड़कों में या डिफरेंट इंडस्ट्री में जाएं, बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट है। जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर 20 मिलियन टन्स जो है वो सॉलिड वेस्ट है, जिसमें 5 से 10% प्लास्टिक वेस्ट है। हाँ, बिल्कुल। और हम डेली यूज कर रहे हैं प्लास्टिक्स को, शॉपिंग बैग में यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने सॉलिड वेस्ट को हमने एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया। हमारे यहाँ एनर्जी का प्रॉब्लम जो कहा जाता है उसकी वजूहात ये नहीं है कि हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, पहले ऐसे था। अब हमारे पास तो बहुत कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। लेकिन अब चूंकि यूटिलिटी की कॉस्ट बढ़ गई है, ऑयल बाहर से आता है जिसकी वजह से एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? एनवायरमेंट पोल्यूशंस जनरेट होती हैं जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए हम ये वेस्ट से एनर्जी बनाने का हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया। सही। उसको हमने प्रेजेंट किया इंजीनियर्स कम्युनिटी में और उन्होंने इसको बहुत सराहा और हमें और मुझे स्टूडेंट्स को उन्होंने शील्ड दी और हमें 1 लाख रुपए इनाम भी दिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने। और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि देखिए अगर यंग जो लोग हैं अगर वो इस तरह से काम कर रहे हैं मुल्क के प्रॉब्लम्स के लिए तो हमें इनको आगे लेके आना चाहिए। और ये होना चाहिए। हम समटाइम होता है कि हमारे जो लोग काम करना चाह रहे होते हैं, जैसे आपने पहले भी बात की, जितना मुश्किल बना दिया जाता है तो लोग हिम्मत भी हार जाते हैं और एक स्टेप पीछे हो जाते हैं कि अच्छा यार इतनी मुश्किल आ जाए तो बस रहने ही दो, फिर क्या करना है। मजीद भी आपसे जानते हैं जी, और हम आ जाते हैं आसिफ साहब के बाद इनकी जर्नी के हवाले से। म्यूजिक कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, इस हवाले से बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। 20 से 22 साल हो गए हैं म्यूजिक के साथ। उन्हीं की सीट अब मैंने संभाली हुई, तो बस अकेडमी है, उसमें बच्चे कुछ सीखते हैं, नाच सीखते हैं और कुछ म्यूजिक सीखने आते हैं। आपको शौक था म्यूजिक? जी, मुझे शुरू से शौक था। हम यानी कि खानदानी काम है हमारा। अच्छा, म्यूजिक को? जी। जाहिर सी बात है, फिर वो बच्चों में भी इंटरेस्ट होता है ना कि बड़े जब म्यूजिक की तरफ हो तो उनके, अच्छा बड़ों की भी होती है ना कि बच्चे हमारे जो हैं वो इस काम को आगे लेकर चले। बस वो माहौल ऐसा होता है ना घर का माहौल, तो इसी वजह से सब तो बस अभी कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, तो समंदर है, सारी जिंदगी सीखना है हमने। अच्छा, कोई भी काम हो वो आप जितना सीखते जाएं उतना कम है, और जितना आप सीखते जाते हैं उतना वो काम भी निखरता जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल जी। अच्छा, किस तरह का आपको वैसे म्यूजिक का जो शौक था, जैसा आजकल लोग जो हैं पॉप रॉक को ज्यादा बच्चे हमारे जो है वो स्पेशली इस तरफ ज्यादा है? जी, हम बेसिकल पटियाला घराने से हैं। अच्छा। हम जो असल काम है वही करते हैं जो क्लासिकल काम है। सही। तो अल्लाह का ये शुक्र है, मैं अपना सब कुछ गा लेता हूँ, पॉप भी और सराइकी भी, गज़ल वगैरह जो आप लाइक करें। अच्छा, सही है। तो एकेडमी जो चला रहे हैं, जाहिर सी बात है अब तो ज्यादा ये आता है कि बच्चों कहते हैं अब सीखने की जरूरत नहीं है। अब जी जी, कुछ हाँ, बस थोड़ा सा गाना आ गया तो वो बस कहते हैं बस आ गए हमें सीखना। ये तो इतना आसान काम नहीं है, हम तो अभी तक सीख रहे हैं इतना कुछ करने के बावजूद भी। तो बस आजकल की न्यू जनरेशन है तो वो बस ऐसी ट्रैक पर और वो लाइफ की तरफ आते ही नहीं है। अच्छा, लाइव सिंगिंग का भी अपना एक मजा होता है, उसको सुनने का, एंजॉय करने का। अच्छा, जाहिर सी बात है आपके भी कोई फेवरेट सिंगर थे जिनको देखते हुए आप? ऐसे फेवरेट तो खासा मेहंदी हसन और मैडम नूरजहां, गुलाम अली, इसी को देख देख के जी सीखे हम, उन्हीं को पिक कर रहे हैं अभी तक। तो ये तो दुनियादारी के साथ चलना है, रोजी करनी है, जो आप
जो कहते हैं फरमाइश वो सुना देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सही है। अच्छा, आज भी आप पुराने सॉन्ग सुने तो आपके अंदर उसी तरीके से ही वो आपकी फीलिंग्स भी आ जाती हैं और वो आपको एक अलग सा एक सुकून और एक अजीब हाँ, वो उस्ताद लोगों की मेहनतें हैं उसमें असर रखती हैं वो पूरी। सर आप वैसे बताएं कि आपको भी म्यूजिक से कोई दिलचस्पी है? जी जी बिल्कुल। जब हम पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम भी चाहते हैं कि मजीद मोटिवेट हो तो हम म्यूजिक वगैरह लगाते हैं। और बिल्कुल मैं जैसे इन्होंने कहा कि उस्ताद नुसरत अली खान मरहूम साहब और उनकी जो लेगेसी चल रही है, राहत साहब, शफकत अमानत साहब, इनको मैंने इनकी गज़लें अच्छा ये बड़े कम हो गए हैं, बड़े ऐसे उनकी अभी जिस तरह पहले उनकी एक्टिविटीज थी ना, अभी भी आज भी मिस करते हैं कि यार इन लोगों को सामने आना चाहिए। उनकी आवाज़ है जिस तरह, माशाल्लाह उनका जो काम है। हमारे यहाँ थोड़ी सी बदकिस्मती है, हमारे यहाँ आर्ट को उस तरीके से फ़रोग नहीं है। अच्छा, फिर आर्टिस्टों के जिस तरह मसाइल हैं या आर्टिस्टों को जिस तरह फ़न का एहतराम करना चाहिए वो चीज़ नहीं है, ये अप्रिशिएट नहीं किया जाता उस तरीके से। लेकिन अब हमारे दोस्त हैं सलीम कैसर साहब, वो डायरेक्टर आर्ट कौंसल, वो माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं इस काम पे और न्यू टैलेंट को मौका दे रहे हैं, सामने ला रहे हैं। उनको बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं उनका। उन्होंने ये अच्छी बात है ना, लोगों में टैलेंट है, लोगों में लोग काम करना चाहते हैं। बात यही होती है कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, आपको फैसिलिटीज मिल जाए तो फिर लोग काम करते हैं, तो फिर उसमें आप परफॉर्म भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मजीद भी आपसे सॉन्ग सुनेंगे। अच्छा सर, जिस तरह रिसर्च के हवाले से हम बात करें कि यहाँ हमारे यहाँ तो ये ना थोड़ा सा रट्टा सिस्टम और थोड़ा किताबों से रिलेटेड हमें किताबी एक कीड़ा बना दिया जाता है, जिसमें ऐसे कि जस्ट जो बुक्स में है बस वही। हमारा कॉन्सेप्ट आज तक कभी क्लियर भी नहीं हुआ। स्पेशली हम अपने बच्चों को कंफ्यूज भी देखते हैं बच्चों को। आप क्या कहेंगे इस बारे में? रिसर्च के ऊपर क्यों नहीं काम होता, प्रैक्टिकली क्यों नहीं उसको लेके जाया जाता? हाँ, बहुत ही मैं समझता हूँ टू द पॉइंट क्वेश्चन है आपका, और ये वक्त की ज़रूरत है समझना। जब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और नॉर्मली जो मैंने देखा है यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे एफएससी या मैट्रिक करके आते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक एकेडमी का सिस्टम होता है जिसमें उनको एक रट्टा लगाया जाता है और जिसमें वो एक चीज़ को बार बार लिख रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पढ़ा रहा है वो भी सारा दिन बोर्ड पे लिखता रहे उनके लिए, वो लिखने वाली चीज़ों को फॉलो करें। यूनिवर्सिटी में ऐसे ही नहीं होता। यूनिवर्सिटी में होता है कि एक टॉपिक है जिसको एक टीचर लेता है और वो टॉपिक उसके सामने स्टूडेंट्स आ जाएं और वो उनको एक्सप्लेन करता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो मुख्तलिफ बुक्स का रेफरेंस लेता है, एक लेक्चर को वो प्रिपेयर करके जाता है और उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स को कोड करता है। अब ये चीज़ बता रही है कि वो भी एक रिसर्च करके आया, तो रिसर्च का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जब वो मैट्रिक से पहले भी 8वीं क्लास में, वहीं पे उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए या टीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए स्कूल में कि वो बच्चों को उनकी एप्लीकेशन समझाएं। जो चीज़ समझ आती है बच्चों को, वो एप्लीकेशन से समझ आती है। फॉर एग्जांपल कभी भी वो उस रटे पे जाते नहीं है। अच्छा, इस पे मजीद भी हम इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हम ने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वहीं से बात का सिलसिला जोड़ते हैं, हम रिसर्च के हवाले से बात कर रहे थे। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एक एटमॉस्फेयर जनरेट किया जाता है कि वो वहाँ पे आएँ, बच्चे बुक्स में पढ़ें, लैब्स के अंदर जाएं। जब वो लैब्स के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो उन्होंने लिटरेचर में देखा होता है उसको खुद परफॉर्म करते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नस्ट में हमने एक इंडस्ट्रियल लैब बनाई। हम इसी तरह हमारे पास इंडस्ट्री विजिट करने आती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास आए। हमने उनको कहा कि हम वेस्ट मटेरियल से एक प्रोडक्ट बना के देंगे जो कि डिटर्जेंट होगा। सही। उन्होंने कहा कि आपने बनाया है? मैंने कहा जी बिल्कुल। हमने उनको बना के दिखाया और वो प्रोडक्ट दिखाया। वो प्रोडक्ट हमारा वो सैंपल लेके गया और उसके बाद वो इतना खुश हुए कि उन्होंने कहा कि यार ये प्रोडक्ट हम बाहर बना के बेचते हैं, उसका रॉ मटीरियल बाहर से लेते हैं, तो अगर ये लोकली बन सकता है तो देखिए कम्युनिटी के लिए कितना एक चीप प्रोडक्ट हम बना सकते हैं डिटर्जेंट की फॉर्म में, जो कि वेस्ट पावर प्लांट का जो फ्लाई ऐश होता है उससे हमने बनाया। और तो फैल केमिकल जो है इंडस्ट्री, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, रियली थैंकफुल टू देम। और उसकी वजह से हमारे पास जो स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट के, मास्टर्स के और पोस्ट ग्रेजुएट, उनको उन्होंने सपोर्ट किया। और ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है जो कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूँगा कि लोग अगर इसी तरह काम करें, अपने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी स्किल्स को, और उसके बाद लोगों के सामने मार्केट में रखें। बहुत अच्छे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे लोकली प्रोडक्ट बने।
तो हमने उसके थ्रू वो लैब बनाई और उन्होंने हमें अच्छी खासी फंडिंग दी उस लैब के लिए, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाया और अब वो प्रोडक्ट कमर्शलाइज हो गया। तो ये जो सर्कल है ना, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में, और वो उस यूनिवर्सिटी में हमारे जो डायरेक्टर हैं वो कई जगह उसको जिक्र करते हैं, कोट करते हैं, और बहुत से लोग उससे मोटिवेट होकर आए हैं और वो इंडस्ट्री मजीद आ रही है और मजीद इंडस्ट्री के लिए भी एग्जाम्पल जनरेट। तो इस तरह हमें एग्जाम्पल्स जनरेट करना है, सक्सेस स्टोरीज बतानी है, और इसके थ्रू हम ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं पानी के, एनर्जी के, हेल्थ के, इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। तो बात वही है कि बस हम लोगों को मिलजुल के काम करना है, और अभी जिस तरह हमारी स्पेशली बात है गाइडेंस की, जिस तरह हमारे नौजवानों को ना एक गाइडेंस की जरूरत है कि आपने एक्चुअली कौन से ट्रैक पे चल के आप अपनी अचीवमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उस गाइडेंस में ये होगा कि वो मोटिवेट भी होंगे, वो अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत से हमारे बच्चे हैं जिनको अपनी स्किल्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, वो अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो उस लेवल को अचीव कर लेते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल की रिक्वायरमेंट है। वो जब मास्टर्स या PhD करने अब्रॉड जाते हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो खुश होते हैं कि पाकिस्तान में भी एजुकेशन का बहुत अच्छा लेवल है। आप समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं इस टाइम जो जिस तरह हमारा तालीमी सिस्टम चल रहा है और रिसर्च के ऊपर जितना काम हो रहा है? मैं समझता हूँ कि जो हमारा तालीमी सिस्टम है मैट्रिक तक का, उससे मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसमें जो लेटेस्ट नॉलेज है ना, जिसको हम कहते हैं STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसकी ज़रूरत है, उसकी एप्लीकेशन की बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा कि लेटेस्ट स्टेजेस पे जब बच्चे कॉलेज या फार्मूले याद रखते यार कि पेपर में ना ये ना भूल जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो वो उस चीज़ से निकलना चाहिए हमें। हमें नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। जो बच्चे हैं बाहर, मैंने देखा है वो यूनिवर्सिटी से आने से पहले ही सीख लेते हैं चीज़ों को। और इस सिलसिले में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में मैंने काम किया। मैंने वहाँ पे जितने भी स्कूल के छोटे बच्चे थे उनको मैं वहाँ लेके आया और उनको मैंने दिखाया कि देखो ये ड्रोन कैसे चलता है, 3D प्रिंट कैसे काम करता है। तो वो एक बहुत अप्रिशिएट किया पेरेंट्स ने और यंग बच्चों ने, क्योंकि मैं ही चाहता हूँ या हम सब वहाँ पे यही चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कि जो यंग बच्चे हैं वो उनको पता है, जो वो सीखें तो उसको अप्लाई करें। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैम मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत लाइक करते हैं। बहुत सबसे खास बात ये है कि ये हमारे अपने शहर मुल्तान में है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम अपने काम को, अपने प्रोग्राम को मजीद जो है वो बेहतर बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये है ना कि टीचर्स अगर अपने काम के साथ सिंसियर हैं, लॉयल हैं और प्रोफेशन को बाय चॉइस नहीं, अपने बायोस को लेके चलते हैं कि नहीं हमने इसको अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना है, तो मेरे ख्याल में बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोफेशन आप ज्वाइन कर लेते हैं तो देन आपको उसमें मैक्सिमम एफर्ट करनी चाहिए। समटाइम्स मैंने ये देखा है कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं वहाँ पे लोग जाते हैं लेकिन वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। वो या शायद वो उस तरह से उस जज्बे को फील नहीं करते जो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ, या मैं सबसे ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सजेशन भी दूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हैं, जहाँ पे भी हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, बाजार में हैं, बाहर काम कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपका जो टाइम है वो मैक्सिमम यूटिलाइज होना चाहिए। आपकी लर्निंग डेली होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उससे आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और जो आप सीखेंगे वो आप अपने, जो आपको देख रहा है, रोल मॉडल बना रहा है, आप उसको बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, बातें हमारी तो चलती रहेंगी, साथ साथ म्यूजिक को भी सुनते हैं क्योंकि ये आप हमारे साथ मौजूद है तो फायदा तो उठाना चाहिए ना आपसे। अच्छा, क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं? म्यूजिक को ही आगे लेके चलना है? जी मैम, हमारा तो यही काम है और हम चाहते हैं कि इसी में अल्लाह हमें इज्जत दे, मजीद पाकिस्तान का, एक मुल्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो अच्छा, कहीं ऐसी जगह भी आपको परफॉर्म करने का मौका मिला जहाँ जाहिर सी बात इंसान सोचता है कि यार मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए, जो आप सोच रहे होते हैं कि जो आपके पसंदीदा होते हैं, आपको उनके साथ शौक होता है कि यार मुझे इसके साथ मौका मिले परफॉर्म करने का? जी, लाइव शो तो हम काफ़ी करते हैं आउट ऑफ सिटी, और जो शो की बात कर रही हैं वो स्टेज अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह जल्दी
करीब है वो जो मिलना चाहिए, जो मुकाम, बस थोड़ा सा यही मसला चल रहा है, वो अप्रिशिएट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, वो नहीं चल रहा हमारे इधर पाकिस्तान में, मुल्तान में खास तौर पर। अच्छा, आप समझते हैं मुल्तान में उस तरीके से कमी है अभी? जी जी, ऐसी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जिस तरह हम कराची जाएं, इस्लामाबाद जाएं, लाहौर जाएं, कराची तो अब यूँ समझ लेना कि हब है इस टाइम, ऐसे ही। तो कराची में आपको मौका भी मिलता है, आपको डिफरेंट उस पर आपको अकेडमीज भी नजर आएंगी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो यहाँ थोड़ा सा शौक है बच्चों को बहुत ज़्यादा, और लाहौर में भी बहुत ज़्यादा इस काम को करते हैं, फैसलाबाद में। लेकिन मुल्तान में जो है वो अकेडमीज हैं कुछ सिखाने वाली, मैं चाहता हूँ कि उसमें वो शौक जज्बा नहीं है सीखने का बच्चों को, बस आजकल के बस जो चल रहे हैं ट्रेंड, बस थोड़ा सा गाना आ गया तो वो समझते हैं हम सिंगर बन गए, तो सीखने वाला महल्ला नहीं चल रहा। हाँ। अच्छा, लोग वाकई ये इंटरेस्ट नहीं रहा सीखने का। रियाज करते हैं आप भी? जी जी, मैं गले का तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा। यही रियाज है हमारा, रोज गाते हैं। हाँ। और रियाज तो जरूरी है। तो क्या कोई स्पेशल ऐसे गले के ख्याल के लिए, जो हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर जो देख भी रहे हो? मैं से के स्पेशल्स में बस हम ठंडे पानी से और जो खट्टे दही बल्ले वगैरह, ये वो इन चीज़ों से प्रेज करते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभार बस खा लेते हैं, तो वो भी मतलब चीट डे होना वो भी होना बड़ा जरूरी है ना, उसके बगैर भी जो है ना, वो कहते हैं ना आपकी जिंदगी, जो कहते हैं यार खट्टे में तो जिंदगी है। तो ये ख्याल रखना पड़ता है गले का बहुत। अच्छा, आपको कभी वैसे इससे इत्तेफाक हुआ कभी ऐसे गुनगुनाना या सिंगिंग की तरफ? या कभी सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च और जाके टीचिंग की तरफ भी काम? नहीं, बिल्कुल हमारे जो एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट्स की, समटाइम्स जैसे अब स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं या यूनिवर्सिटी में कोई और इवेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट करता हूँ, या वैसे भी कहीं जाते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप भी कुछ हमें सुनाइए, सुना दें। तो हम भी उन्हें कभी ना कभी कुछ मोटिवेट करने के लिए जज्बा जुनून गुना देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे कभी कभी हो जाता है। सही है, चलें, ये भी अच्छी बात है। वो कहते हैं आपका ना वैसे अंदर का एक छोटा सा सिंगर कहीं ना कहीं मौजूद होता है। वो या तो आप अकेले हो जब गुनगुना लेते हैं, या आप कभी ड्राइव कर रहे हो तो आप कोई म्यूजिक साथ साथ चल रहा हो तो आप उसको एंजॉय करते हुए गुनगुना देते हैं। तो वैसे अभी हम कुछ सुनाएंगे या नहीं? मेरे ख्याल में तो सर इतना अच्छा सुना रहे हैं, बल्कि मैं अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा यार, हाँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो अगर आप सुनाना चाहें, कोई उम्मीद भर नहीं आती, बड़ी अच्छी गजल है, शायद आपने सुनी हो, वो भी बहुत अच्छी गजल है। या उसी कोई भी राहत साहब की अगर हो आप सुनाना चाहें। राहत अली, हाँ, राहत साहब की। अभी चलें, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, क्योंकि ब्रेक आ गई, आपने फरमाइश जरा वो बड़े मौके पे की है ब्रेक में। तो नाज़रीन, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो लाजमी जो है वो म्यूजिक भी सुनेंगे और इनकी फरमाइश भी सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में फरमाइश जो है ना चेंज होते होते बहुत सारे गाने हमने सेलेक्ट कर लिए, अब क्या सुना रहे हैं? अच्छा, जब तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, थोड़ी अब आपकी भी थोड़ी स्टोरी की तरफ आते हैं ना, तो कैसी फीलिंग्स थी? सोचा हुआ था? नहीं, ये मैं इसमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह पाक बरकत ज़ात का, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मंजिल पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोच के नहीं काम किया कि मैंने वो चीज़ हासिल करनी। मैंने हमेशा ये सोच के काम किया कि मुझे मैक्सिमम अपनी तरफ से एफर्ट करनी है, और मुझे जो मौके मिले हैं, जो नॉलेज मिला है, उसको किसी ना किसी तरह यूटिलाइज करना है। तो उसका आउटकम मेरा ये ईमान का हिस्सा है कि वो हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, तो वो बहुत अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं। मैं NFC इंस्टीट्यूट से मेरा ताल्लुक है, मैंने इंजीनियरिंग यहाँ से की, मुल्तान से मैं पला बढ़ा हूँ, तो मुल्तान शहर का, यहाँ के सारे सिस्टम का, कि मुझे इतना अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ मिला और मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज किया। मैं जिस यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, उसका बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पे मैं उसको एग्जीक्यूट कर सका। मैं जिन लोगों के साथ काम किया पूरी दुनिया में, यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो सुन रहे होंगे शायद मेरी आवाज़ को, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके प्लेटफॉर्म से मुझे मौका मिला, आपका बहुत शुक्रिया कि वो फीलिंग्स जो मुझे मिली जब मुझे पता चला, तो वो बहुत ही नायाब फीलिंग्स थी मेरे लिए। तो जाहिर सी बात है, बड़ा प्राउडली वो मेरे ख्याल में मोमेंट भी होता है, पेरेंट्स के लिए भी, आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं, इदारे जो आपके साथ मुंसलिक होते हैं, उन सब के लिए बड़ा प्राउड। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात होती है, फख्र की बात होती है कि आपके पास जो है
इतना टैलेंट है कि जो अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के लिए सर्व करने को तैयार है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही होती है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और अपने अपनी अचीवमेंट्स, अपनी जिम्मेदारियां, अपना काम जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। आपका भी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आपका रवि बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं समझती हूँ म्यूजिक के साथ ये इसके बगैर जो है ना म्यूजिक बड़ा अधूरा होता है और ये बड़ी एक मैं समझती हूँ बड़ी खूबसूरत और बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।